आप सभी मित्रों को, साथियों को नमस्कार। मेरा नाम अमिताभ श्रीवास्तव है। जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा नटरंग द्वारा भेजे गए पोस्टर से, मैं दिल्ली में रहता हूँ, रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ पिछले लगभग 45 सालों से, या शायद 48 सालों से। तो आज यहाँ पर नटरंग के इस मंच पर मैं हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बलवंत जी को और पूरी नटरंग की टीम को कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ पे आज इस मंच पे आमंत्रित किया। लेकिन जब मुझे मालूम चला नीरज से कि जो विषय है वो है माई विजन ऑफ थिएटर, तो मैं काफ़ी नर्वस हो गया। और अगर मुझे पहले पता होता, जब मेरी बलवंत जी से बात हो रही थी, जब उनको मैंने कमिट किया था कि भाई मैं ज़रूर इसमें शामिल होऊंगा, तो अगर मुझे पता होता कि इस तरह का कोई विषय है तो मैं शायद पहले ही या तो उनसे माफ़ी मांग लेता या कुछ कन्नी काटता कि भाई आप मुझे मत इसमें उलझाइए। लेकिन अब उलझ गए हैं तो ठीक है भाई, ओखली में सर दिया है तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ये जो विषय है बहुत व्यापक विषय है और मुझे लगता है कि बहुत गहन, बहुत गंभीर विषय है। और सच बात यह है कि जब तक मुझे ये इन्होंने बताया नहीं विषय, तब तक मैंने इस तरीके से इस पे सोचा भी नहीं था कि विज़न जो है, मेरा क्या विज़न हो सकता है थिएटर का, या कोई है कि नहीं है। और इस बात ने मुझे इसको, अरे गीतांजलि नमस्कार, तुम ही हो कल्प्रिट। चलो, तो मैंने जो है सोचा, काफ़ी सोचा, और मुझे लगा कि विज़न जो होता है जिनका, यानी कि थिएटर को लेकर के विज़न रहा है, चाहे वो अलकाजी साहब हों, बीवी कारंत जी हों, हबीब तनवीर साहब हों, पन्नीकर जैसे बहुत तमाम बड़े बड़े निर्देशक हैं जिनका कि अपना एक थिएटर को लेकर के करने का तरीका रहा है, एक समझ रही है, एक सोच रही है, और एक विजन रहा है थिएटर को करने का। देखिए, पानी पीना पड़ रहा है शुरुआत में ही। तो मुझे लगा कि मैं जो है आप लोगों के साथ अपने कुछ अनुभव, कुछ अपने जो मेरे विचार हैं, कुछ जो मेरी धारणाएं हैं थिएटर को लेकर के, मेरे जो ख्यालात हैं वो मैं आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ या शेयर करूँगा आज। और देखते हैं उसमें से कोई क्या मेरा विज़न, या कुछ उससे कोई विज़न ना भी हो, लेकिन एक जो भी मेरी सोच है वो मैं आपके साथ तो कम से कम शेयर कर ही सकता हूँ। और कहीं मैं बीच में उलझ ना जाऊँ, क्योंकि अगर आप अपनी यात्रा के बारे में, अपने अनुभवों को बता रहे होते हैं तो उसका एक क्रम होता है, आपको मालूम होता है क्या बात करनी है। जब अपने विचारों को लेकर लेकर के बोलना होता है तो मैंने सो कुछ पॉइंट्स भी लिख लिए हैं कि अगर मैं कहीं भटकूं या भूल जाऊं या उलझ जाऊं तो उन पॉइंट्स को मैं रिफ़र कर सकता हूं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जब मैंने सोचना शुरू किया और मुझे इन लोगों का ध्यान आया, तो एक तो पहली चीज़ ये आई कि अच्छा, यानी कि ये जो लोग हैं ये सब के सब बहुत उच्च कोटि के थिएटर के डायरेक्टर्स हैं। एक बात मुझे और आई थी कि यानी कि ये तो विजन शायद इंटेलेक्चुअल, जो कि मैं नहीं हूँ, या जो शिक्षाविद होते हैं, एकेडमिक से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो लोग शायद इस तरह की बातों में सोचते होंगे। तो खैर, तो मैंने कि ये तो सब डायरेक्टर्स हैं यार, और मैं तो एक एक्टर हूँ, छोटा मोटा सा अदना सा एक्टर हूँ। और क्या एक्टर का भी कोई विजन हो सकता है थिएटर को लेकर के? और तब मुझे लगा कि, यानी कि कहा जाता है कि एक्टर जो है वो थिएटर के लिए का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन अक्सर जो अभिनेता होता है, नमस्कार अनिल रंजन भौमिक जी, आप थोड़ा लेट हो गए हैं आज। तो खैर, तो ये जो है, जो एक्टर होता है, एक तो उसकी मैंने देखा, जो मेरा अपना अनुभव है, मजबूरी होती है कि अक्सर हम
तलाश कर रहे होते हैं कि भाई कोई डायरेक्टर हमें कोई रोल दे, कोई अच्छा सा काम दे, कोई बढ़िया सा करेक्टर मिले परफॉर्म करने के लिए। और अक्सर उस मामले में हमारी चॉइस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हमें जिस तरह के नाटक में काम मिलता है, चाहे वो कोई किसी भी शैली का हो, जिस भी फॉर्म का हो, जो भी करेक्टर हो, हम अक्सर अगर उसको यानी कि हमको अगर वो अट्रैक्ट करता है और उसमें कोई ऐसी कुछ दिक्कतें नहीं है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो हमारे पास ना तो कोई बहुत चॉइस होती है उस तरीके से, ना हम उस तरह का बहुत एक अभिनेता जो है शायद मेरे ख्याल से अपना एक विजन लेके चलता है या सोचता है उस तरीके से। लेकिन एक यानी कि कमाल की बात है कि मैंने बात करने की डायरेक्टर्स का है, जबकि फिर मैं यहाँ पे अपना एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। और यहाँ मेरे साथ मेरे बैचमेट एनएसडी के युवराज शर्मा हैं। उनकी स्मृति भी अगर उतनी ही अच्छी होगी तो उनको भी शायद याद आई ये बात कि हम लोग का जब एनएसडी में दाखिला हुआ और अलकाजी साहब के साथ शायद मेरे ख्याल से पहली क्लास थी, वो पहला पीरियड था हम लोगों का, जब उनके साथ क्लास चल रही थी, उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा पूरी क्लास से। हमारी क्लास में करीब 28 लोग थे कि थिएटर के लिए सबसे दो एसेंशियल आइटम्स क्या हैं, सबसे दो ज़रूरी चीज़ें क्या हैं जिनके बिना थिएटर मुमकिन नहीं है, सब ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए बहुत। और सब ने अपने अपने तरीके से उसके जवाब दिए। किसी ने कहा कि भाई नाटककार और निर्देशक, किसी ने कहा कि अभिनेता और निर्देशक, किसी ने कहा कि स्टेज और लाइटिंग डिज़ाइन, यानी कि अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ से लोग जो है वो उसके उनके सवाल का जवाब दे रहे। तो अलकाई साहब हर बार ना में सर हिला रहे थे। तो हमारी एक बैचमेट हैं, अच्छा सुमन कुमार जी, नमस्कार, पटना वाले सुमन कुमार जी, क्या बात है। हमारी बैचमेट है त्रिपुरारी शर्मा। उन्होंने कहा कि जो दो एलिमेंट्स हैं सबसे ज़रूरी वो हैं एक्टर और ऑडियंस। और इस पे अलकाजी साहब ने बिल्कुल हामी भरी और कहा कि हाँ, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके की बिना थिएटर नहीं हो सकता है। आपके पास स्क्रिप्ट हो सकती है, डायरेक्टर हो सकता है, सेट डिज़ाइनर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, स्टेज हो सकता है, पर अगर आपके पास एक्टर नहीं है तो आप थिएटर नहीं कर सकते, आप वो थिएटर नहीं हो सकता है। और उस एक्टर या उस जो एक्टर्स का ग्रुप है वो जो भी कर रहे हैं उसको देखने के लिए एक दर्शक का होना, एक दर्शक समुदाय का होना बहुत ज़रूरी है। और ये दो एसेंशियल आइटम्स हैं जिनके बिना थिएटर संभव नहीं, थिएटर मुमकिन नहीं। और शायद मेरी आज की बातचीत में इन्हीं दो बिंदुओं पे ज़्यादा बात होगी, एक्टर पे और ऑडियंस पे। तो जय हिंद लोकेंद्र भाई, क्या बात है पंडित जी। तो यानी कि एक्टर जो इतना जो एक तरह से धुरी है रंगमंच की और जिसके बिना थिएटर मुमकिन नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ कि मैं यानी कि ठीक है उस तरह का, लेकिन मैं भी एक एक्टर तो हूँ। पर हम जब बात करते हैं विजन की तो हम अक्सर बात करते हैं इन बड़े बड़े डायरेक्टर्स की, नामचीन लोगों की, कि इनका एक विजन, इनके हिसाब से थिएटर का विजन। और रैना भाई थैंक यू, आपने जो सुझाव दिया मैं उसकी भी बात करने की कोशिश करूँगा और माई ड्रीम पार्ट। पर आपने बहुत अच्छा, आपका जो टॉक कहें या जो आपने यहाँ पे बोला था बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ा आया मुझे सुन के। तो यानी कि उसका जो है अपने उस तरीके से क्या विजन हो सकता है। और फिर जो है इसी बात से मुझे कई और चीज़ें जो समझ में आने लगी कि जो आज का थिएटर कई बार होता है, मैं देखता हूँ जहाँ पर कि एक्टर जो है वो उसको हाशिए पे कहीं पे रख दिया गया है। वो कई बार मैं देखता हूँ कि थिएटर में इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व कम होता जा रहा है। और यानी कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है इसको देख करके, क्योंकि मुझे लगता है, जैसा मैंने पहले भी कहा, और सिर्फ नहीं कि उस दिन अलकाई साहब ने कहा था, यहाँ उन्होंने एक बात को अंडरलाइन किया कि ये बात एक सच है कि भाई बिना अभिनेता के आप किस तरह का आप रंगमंच कर सकते हैं। क्या जो आजकल जो एक
न्यू, क्या है, मुझे शब्द याद नहीं रहा, न्यू मीडियम कहता है या कहलाता है, या न्यू थिएटर कहलाता है, जिसमें कि कई बार जो है, जो आपके जो आजकल नई चीज़ें आ रही हैं, चाहे आप इंटरनेट कह दीजिए या मोबाइल की ऐप्स हैं, या जो इस तरह के नई नई जो चीज़ें ईजाद हो रही हैं, इनका इस्तेमाल होने लगा है। यानी कि हमने अपने ज़माने में ऐसा भी थिएटर किया भी है और देखा भी है कि जहाँ पे कई बार जो है वो सेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था। यानी कि वो सेट इतना ओवर पावरिंग सेट होता था कि वो अभिनेताओं के ऊपर हावी हो जाता था। और हम लोग तब भी ये बातचीत, ये बहस किया करते थे कि यार इस प्ले में जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें ये सेट इम्पोर्टेंट है कि ये एक्टर्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेट की अपनी एक भूमिका है, उसका अपना एक रोल है, ऐसा नहीं कि उसका रोल कहीं पर भी कमतर है, उसका एक अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन उस सेट के ऊपर उसके साथ जो एक्टर्स आ रहे हैं, क्या हम उसको सेट को इतना इतना इम्पोर्टेंट, इतना प्रोमिनेंट, इतना डोमिनेंट कर दें कि वो एक्टर्स को छोटा कर दे। तो या जैसे कि मैंने कहा कि आजकल मैं कई बार ऐसे मैंने कुछ एक प्रोडक्शंस भी देखी, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी, उस तरीके से कि जहाँ पर कि एक्टर सिर्फ एक टूल की तरह से कहीं क्यूबिकल में बैठा हुआ है, वो कोई एक ऐप चला रहा है, या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और मुझे एक डर मेरे अंदर जो पैदा होने लगा कि क्या हमारा जो आने वाला थिएटर है, क्या उसमें धीरे धीरे एक्टर की भूमिका ऐसी ही रह जाएगी, या ये कि मैं पुरानी पीढ़ी का हूँ, मैं शायद उस तरीके से सोचता हूँ जैसा मैंने काम किया। ये एक नई ज़ुबान है, एक नई किस्म की ईडियम, एक नई भाषा में ये लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर तब भी मुझे यही लगा, फिर मैं बहुत सोच विचार करने के बाद वापस इसी नतीजे पर पहुंचा कि नहीं, क्योंकि वो थिएटर जो था वो कहीं से भी थिएटर नहीं था। वो जो कुछ भी था वो एक प्रयोग हो सकता है, एक कोशिश हो सकती है, या अपना एक अलग किस्म का एक थिएटर हो सकता है। लेकिन जिस थिएटर को हम जानते हैं, जो कि पिछले हज़ारों सालों से जो थिएटर चला आ रहा है, चाहे जिसकी बात भरत के नाट्यशास्त्र में की गई है, या हम ग्रीक थिएटर में जिस तरह का देखते हैं, जहाँ पे हर जगह पर अभिनेता जो है वो सेंटर स्टेज में है। तो एक तो मेरे को ये जो चीज़ लगी कि इसमें जो है एक्टर का जो रोल है, और ठीक है भाई, थिएटर ने हमेशा, जब मेरे ख्याल से जब जिस ज़माने में थिएटर शुरू हुआ था, तब ना उस तरह से लाइटिंग थी, लाइट की, जो कि आज हो गई है, और जिसका बड़ा क्रिएटिव, बहुत ड्रामेटिक, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग प्रयोग होता है उस नाटक के जो भी ड्रामेटिक क्वालिटीज़ हैं, या उसकी जो इम्पोर्टेंस, जो ड्रामेटिक मोमेंट्स हैं, उनको हाईलाइट करने में, उनको अंडरलाइन करने में, या शायद कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग या सेट डिज़ाइनिंग पहले नहीं थी। जैसा हम लोग जानते हैं, पहले की पहले एक खाली मंच होता था और उसके ऊपर अभिनेता एक्टिंग करते थे। तो सेट आया, लाइट्स आई, कॉस्ट्यूम्स आई, कई सारी चीज़ें आई, और थिएटर ने उन सबको अडॉप्ट किया। पर अडॉप्ट करने के साथ साथ वो सब अभिनेताओं के लिए एक सहायक, और उस नाटक, उस रंगमंच के लिए, उस नाटक प्रस्तुति के लिए वो एक सहायक भूमिका में थी। लोकेंद्र की शक्ल मुझे दिख रही। संगीत, थिएटर म्यूजिक होता है। कारन जी कहते थे बार बार कि थिएटर का म्यूजिक ऐसा होना चाहिए कि वो उसको एनहांस करे, उसकी ड्रामेटिक क्वालिटी को, उस मूड को। ये नहीं कि आप इतनी खूबसूरत धुन बना दें, इतनी मधुर धुन बना दें कि लोगों को वो धुन याद रह जाए, और वो जो नाटक देख रहे हैं, जो वो प्ले देख रहे हैं, जो मोमेंट है, वो उनसे मिस हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो है, इसी तरीके से अगर आज जो ये नई चीज़ें आ रही है कि वीडियो आ रहा है, वीडियो का इस्तेमाल बिल्कुल बाकायदा किया जाना चाहिए, और उसमें कई लोग करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, कई लोग बड़ा बहुत जो है इंटेलिजेंटली करते हैं, और कई बार वो ऐसा ख़राब तरीके से ऐसे आता है कि वो पूरे नाटक को और पूरे उसको जो है वो नष्ट भ्रष्ट कर देता है। ऐसे ही जो और भी चीज़ें आ रही हैं, सिर्फ वीडियो ही नहीं है, इंटरनेट आ रहा है, जो मोबाइल फ़ोन आ गया है, या आजकल हम डिजिटल मीडिया पे, ये कोरोना के समय में हम लोग इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये चीज़ें आ रही हैं। पर इन सबको अगर अडेप्ट किया जाए तो वो एक अभिनेता को ध्यान में रखते हुए, और अभिनेता को सेंटर स्टेज में
रखते हुए किया जाए। ये ऐसा मेरा यानी कि अगर जो भी विजन कहा जाए या मेरी सोच, मैंने जो पहले शुरू में कहा कि या जो मेरी धारणा कही जाए, वो इस तरह की है कि उसमें अभिनेता जो है वो सेंटर स्टेज में रहे, अभिनेता जो है उसकी प्रमुख भूमिका रहे। और जहाँ कहीं भी मुझे लगता है कि अगर हमने अभिनेता के महत्व को कम किया और इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया, तो फिर वो जो है कुछ जगदीप जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके बारे में मुझे भी मैं बाद में बात करूंगा, नहीं तो मेरा जो सोच का तारतम्य है वो टूट जाएगा जगदीप जी। तो उम्मीद है आपको दोबारा सवाल मुझे मिलेगा। तो यानी कि फिर मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें हावी हुई तो वो शायद वो थिएटर नहीं होगा, वो कोई और चीज़ होगी, वो कोई नई विधा शायद डेवलप हो सकती है थिएटर के अलावा। जैसे कि सिनेमा आया, टेलीविज़न आया, इस तरह का एक डिजिटल थिएटर हो सकता है या कोई और थिएटर हो सकता है जो इस तरीके की। लेकिन जब मुझे लगता है कि हम जिस थिएटर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक मंच होता है, जहाँ पे कुछ अभिनेता होते हैं उसके ऊपर, और उनके सामने यानी कि एक लाइव ऑडियंस और एक लाइव एक्टर जहाँ पे होते हैं। और शायद थिएटर का सबसे बड़ा जो कमाल या चमत्कार वो यही है कि एक लाइव एक्टर का लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन, उसके साथ जो उनका एक संबंध बनता है, जो अपने आप में कमाल होता है। और यानी कि ये कहीं पे थिएटर की अपने आप में कहीं कमी भी है, खामी भी है कि वो जो कहते हैं कि वो क्षण भंगुर होता है, कि वो उसी मोमेंट पे होता है, उसके बाद ठीक है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो जो लाइव ऑडियंस और लाइव एक्टर वाला जो मसला है, वो ना उस रिकॉर्डिंग में रहता है ना उसके बाद रहता है, वो उसी वक्त होता है। और ये शायद जो है हर बार एक ही नाटक की प्रस्तुति अगर आप रोज करते हैं, हर रोज वो अलग हो जाता है, वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस, जब आप एक दूसरे किस्म तरह की ऑडियंस के सामने आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये मैंने कई बार मैं लोगों के साथ ये बात शेयर की है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव से निकली चीज़ है कि जब हम मंच पर काम कर रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं, और ऑडियंस अगर ताली नहीं भी बजा रही है, वो हंस नहीं रही है, आजकल तो सीटियाँ बजती हैं जो मुझे जिनका इस्तेमाल गवारा नहीं, लेकिन खैर ठीक है भाई, नई पीढ़ी है, उनको अपने तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकट करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। तो मैं कहता हूँ एकदम शांत ऑडियंस बैठी हुई है, आप परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर ऑडियंस आपके साथ है तो वो खामोश रहते हुए भी आपको बतौर अभिनेता मंच पर ये महसूस हो जाता है कि हाँ ऑडियंस मेरे साथ है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं महसूस कर रहा हूँ, वो मेरे सामने बैठे दर्शक भी महसूस कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो मेरे साथ हैं। इसमें किसी भी तरह की उस तरह की प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। और जब वो आती है तो उससे अभिनेता का जो उत्साह है और वो दोगुना दोबाला हो जाता है। तो ये एक बहुत तो बड़ी बात करते हैं कि अगर ये जो ठीक है भाई, यानी कि हम लोग एक लोकतांत्रिक दुनिया या देश में रह रहे हैं और हर किसी को अपने किस्म का थिएटर करने की पूरी छूट है, फ्रीडम है। लेकिन जिस तरह के थिएटर की समझ मेरी है या जिस तरह का थिएटर मैं करना चाहता हूँ, उसमें अगर ये चीज़ें आती हैं तो वो उसी तरीके से आए जैसे कि लाइट, सेट और म्यूज़िक और कॉस्ट्यूम और बाकी सारी जो थिएटर की जो सहयोगी चीज़ें हैं वो आई हैं। और एक चीज़ जो यानी किसी पे मुझे एक अपना एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा मैं आप लोगों के साथ। उम्मीद है मैं आप लोगों को बोर नहीं कर रहा हूँ। और वो ये कि यानी कि पिछले कई सालों से, कहना चाहिए कुछ सालों से नहीं, कई सालों से मैं दो ही जो डायरेक्टर्स हैं थिएटर के, देवेंद्र राज अंकुर जी और रंजीत कपूर जी, यही मुझे अपने नाटकों में काम करने का मौका दे रहे हैं और मैं इन्हीं के साथ एक्टिंग कर रहा हूँ, अभिनय कर रहा हूँ। रंजीत भाई तो बहुत कम कर पाते हैं प्लेज, लेकिन उन्होंने जितने भी मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल में दिल्ली में किए होंगे तो लगभग उनमें मैं
मैं जुड़ा रहा हूँ, उनके साथ मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत नाटकों में काम किया है, और अंकुर जी के साथ भी बहुत सालों से जुड़े हैं, बहुत काम किया है। तो उसमें हम लोगों ने एक कहानी की थी कुछ साल पहले, अ, अयोध्या बाबू सनक गए हैं। और मैं बहुत ही मुख्तसर में, शॉर्ट में आपको उसकी कहानी का जो आइडिया था वो बता देता हूँ। ये, अरे ओम प्रकाश चौधरी नाम है मेरे ख्याल से, मैं भी नाम, उनकी लिखी कहानी है कि एक सज्जन है, अयोध्या बाबू हैं, उनकी एक पत्नी है और एक लड़का है, और ये एक कस्बे जैसी जगह पे रहते हैं, उसी तरह की मानसिकता के व्यक्ति हैं, या कस्बाई मानसिकता के व्यक्ति हैं। और ये वहाँ पे एक सरकारी नौकरी में थे, अयोध्या बाबू रिटायर हो गए हैं। उनकी पत्नी अभी भी उसी विभाग में काम कर रही हैं। और जब ये कहानी या उसका मंचन, जो अंकुर जी की शैली है कहानी का मंचन की, जब ये नाटक शुरू होता है तो ये होता है कि साहब अयोध्या बाबू सनक गए हैं, और उसके बारे में कैसे सनक गए, तो होता है कि ये उसके पीछे की कहानी चलती है। तो उनकी पत्नी को वो कैंसर की बीमारी हो जाती है। वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं और बेटे को भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बेटा एकदम नालायक निकलता है, उसको बहुत तरह की चीज़ें कराने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उसका वो दुकान भी खुलवाते हैं अपने सीमित साधनों में, वो भी सब फ्लॉप हो जाता है। शादी कर देते हैं उसकी, शायद ठीक हो जाए, लेकिन तब भी ठीक नहीं होता है बेटा। तो अयोध्या बाबू उसको लेके भी चिंतित हैं, और पत्नी की बीमारी को लेके बहुत परेशान है, और पत्नी की बहुत वो सेवा कर रहे हैं, और सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। और फिर मालूम चलता है कि कोई साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कोई वैद्य जी हैं जो कैंसर का इलाज कर देते हैं। तो वो अपनी पत्नी को लेके वहाँ जाते हैं। वो वैद्य जी कहते हैं कि भाई ये बचेंगी तो नहीं, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि अपनी दवाई से इनकी एक तो तकलीफ कम कर दूँ, और इनको जितनी इनकी ज़िंदगी बजाय 1 साल के 2 साल 3 साल तक चल जाए। तो वो उनकी दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, यहाँ से अपना आ जाते हैं लौट के, और पैसे भेजते हैं, और वो 2 महीने 3 महीने की डोज वहाँ से आ जाती है, और उससे फ़ायदा भी होने लगता है पत्नी को। उनकी तबीयत थोड़ा थोड़ा बेहतर होने लगती है, ऐसा लगता है। एक दिन वो बेटे को देते हैं पैसा कि भाई ये मनी ऑर्डर कर दो, जिससे कि दवाई आ जाए, अगले ख़त्म हो रही है ये डोज जो है। तो बेटा कहता है कि कुछ बात करनी है, और फिर वो कहता है कि माँ के रिटायरमेंट में लगभग 1 साल बचा है। वैद्य जी ने भी कहा है कि भाई इनकी मृत्यु निश्चित है, 1.5 साल नहीं, 2 साल 3 साल में हो जाएगी। अगर अभी इनकी मृत्यु इनकी नौकरी जाने रिटायरमेंट के पहले होती है तो वो नौकरी मुझे मिल जाएगी, और अगर वो इनकी मृत्यु रिटायरमेंट के बाद होती है तो वो मृत्यु से किसी का फायदा नहीं होगा, माँ तो जाना ही है माँ को। और पता नहीं किस बेटे के मोह में या क्या है, अयोध्या बाबू जो है उस बात के लिए राजी हो जाते हैं। पत्नी की दवाइयाँ आनी बंद हो जाती हैं, उनका इलाज लगभग बंद हो जाता है, और इसका उनको बहुत सदमा पहुंचता है, और 5-6 महीने में पत्नी की डेथ हो जाती है, बेटे को नौकरी मिल जाती है। लेकिन अयोध्या बाबू जो है वो कहते हैं कि सनक गए हैं, मेंटल बैलेंस खो देते हैं, उनको चीज़ें याद रहती नहीं है, वगैरह वगैरह। खैर, तो इस कहानी का हम लोगों ने, इसमें मेरे साथ में बबली हैं, हरविंदर कौर, वो और रामजी बाली, हम लोग 3 लोग अभिनय करते थे। उसके हमने कई जगह शो किए। इसका एक शो हम लोगों ने जयपुर गए थे इसका शो करने के लिए। तो वहाँ पर जो जयपुर विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग है, उन्होंने पहले भी हम लोगों से एक बार एक अंकुर जी का लेक्चर था, तब भी एक परफॉर्मेंस कराई थी छोटी सी। तो उनका था कि भाई हमारा कुछ चल रहा है यहाँ पर, रिफ्रेशर कोर्स चल रहा है, और बाकी जगह से भी हिंदी के टीचर्स आए हुए यूनिवर्सिटी से, तो अगर आप एक अपना शो हमारे लिए कर दें। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। तो हम लोग जिस दिन, जो नियत दिन था, पहुँचे जयपुर यूनिवर्सिटी में, और एक हॉल जैसा, क्लासरूम जैसा हॉल था, उसमें कोई उस तरह से स्टेज नहीं था। एक कह रहे हैं कि शायद, हाँ, 9 बाई 9 फीट का एक प्लेटफॉर्म जैसा था, या शायद 10 बाई 10 फीट का होगा। कोई सारी लाइटें नहीं, यानी कि दिन में हम लोग शो कर रहे थे, कमरे के अंदर कुछ तरह की स्टेज की लाइट नहीं थी। और करीब 40-50 वो टीचर्स थे, जो कि कुछ, यानी कि रेक्टेंगल से उसमें बैठे हुए थे हमारे दो तरफ। और हम लोगों ने वो परफॉर्म किया। मेरे ख्याल से वैसा परफॉर्मेंस मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं। अभी मुझे कहते हुए भी मेरे जो है ना, कहते हैं कि रोंगटे से खड़े हो रहे हैं, कि जो हम लोग जब परफॉर्म कर रहे थे, और वो एक ऐसा, उस ऑडियंस के साथ एक ऐसा कनेक्ट बना था कि, यानी कि उस तरह का वो परफॉर्मेंस में है भी कि रोना वगैरह, थोड़ा सा इमोशनल, और एक
तरह का एक नाटकीयता है उस कहानी में। पर उस दिन यानी कि हम तो रो रहे थे, दर्शक रो रहे थे, और तो और अंकुर जी जो कि उसके पहले कम से कम उसके 30-35 शो देख चुके होंगे, वो रो रहे थे। हम लोग को यानी कि वो महसूस हुआ कि ये कुछ मैजिक, आज जादू हुआ है। तो ये वो जादू है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, जो कि एक लाइव ऑडियंस और लाइव एक्टर के बीच में पैदा होता है। और इसके लिए यानी कि जो बात मैंने शुरू में कही कि एक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं कि उनके वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वो भी होनी चाहिए। कई बार अंकुर जी के थिएटर की इसीलिए बुराई की जाती है या उसमें कमियां निकाली जाती हैं कि साहब इसमें आप कोई सेट यूज़ नहीं करते हैं, या आप कोई उस तरह का लाइटिंग के बहुत चमत्कार नहीं होते हैं, म्यूज़िक अब कुछ कुछ शुरू किया है उन्होंने करना, तो वो इन सब, वो कहते हैं भाई मेरे लिए टेक्स्ट और एक्टर इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो है, जो जादू है अभिनेता और दर्शक के बीच में पैदा होने वाला, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्टर की, ठीक है, एक ज़माने में जब थिएटर शुरू हुआ होगा हज़ारों साल पहले, या पारसी थिएटर तक शायद उस तरीके से कोई डायरेक्टर का आपको नाम देखने को नहीं मिलेगा, आपको प्लेराइट्स के नाम मिलेंगे, और शायद अक्सर प्लेराइट ही उसको डायरेक्ट भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया भर के थिएटर में डायरेक्टर का एक महत्वपूर्ण रोल हुआ, उसने बहुत, यानी कि उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको मैं निगेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जितनी महत्वपूर्ण भूमिका डायरेक्टर की है उतनी, या प्लेराइट की है उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका अभिनेता की भी है। तो एक मेरी सोच या मेरी धारणा या मेरा विजन का एक ये है, और दूसरा जो है कि ऑडियंस, ऑडियंस जो है उसके बिना, यानी कि हम, ये ठीक है हम लाइव मीडियम वगैरह में हम जा सकते हैं, और जाने में कोई बुराई नहीं है डिजिटल मीडियम में, और लेकिन जो आपका एक ऑडियंस के साथ जो होना है, और वो मेरे ख्याल से जो अभी की स्थिति भी जो गड़बड़ चल रही है, कोरोना की वजह से थिएटर अभी बंद है, और पता नहीं कितने साल लगे, 2 साल 3 साल लगे वापस स्थितियां नॉर्मल होने में। लेकिन मैं जो ऑडियंस की जो बात कहना चाह रहा हूँ, यानी कि उसमें फिर मैं एक एक तो मैं अपने पुराने सबसे पहले थिएटर की शुरुआत के अनुभव की बात करना चाहूँगा, जो मैंने अभी पीछे 2-3 इस तरह की बात टॉक्स में बात की है, कि जब हमने इलाहाबाद में थिएटर करना शुरू किया और जब थोड़ा सा सीरियस और ढंग का थिएटर करना शुरू किया, तो पहला प्ले था, वो था खामोश अदालत जारी है। और हम लोगों ने करीब 2-2.5 महीने उसकी रिहर्सल की, जम के रिहर्सल की, बहुत मेहनत की, और मालूम चला कि उसके बाद हम उसका एक शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ऑडियंस है वो सिर्फ एक शो की ही ऑडियंस है इलाहाबाद में, उस ज़माने में थी, और ऐसी ऑडियंस जो कि टिकट खरीद कर नाटक देखने आए। तो आज की मेरी बातचीत में, यानी कि इन दो के साथ है कि ये इसकी थिएटर की या तो इकोनॉमिक्स कह दें या टिकट या इस तरह की जो कुछ बातें हैं, ये भी थोड़ा सा मैं इनकी भी चर्चा करना चाहूँगा। तो यानी कि इससे एक जो चीज़ समझ में आई वो ये कि भाई हमें ऑडियंस बढ़ानी है, ऑडियंस, नई ऑडियंस बनानी है थिएटर के लिए। और नई ऑडियंस हमें कैसे बनेगी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण और मुश्किल सवाल है। इसका कहा जाए तो बहुत उचित जवाब, या एक जो कहते हैं ना माकूल जवाब, मुझे भी उस तरह से नहीं मिला है। जो मेरे को समझ में आया वो थोड़ा बहुत, यानी कि मैं यहाँ पे रैना भाई वो कह रहे कि उन्होंने बिल्कुल हमारा देखा था प्ले, अभी बॉम्बे में किया था, गरीब नवाज, थैंक यू सर। तो रैना भाई के बैचमेट हैं रंजीत कपूर, जिनका मैंने अभी पहले भी जिक्र किया, कि जिनके साथ मैंने बहुत काम किया है। हम लोग जब एनएसडी में आए थे फर्स्ट ईयर में, तो उसी साल इन लोगों ने पास किया था, और उन्होंने एक वॉइजेक नाम का प्ले किया था, जिसकी हमने बहुत तारीफ सुनी, देखने का मौका नहीं मिला था। उनका जो पहला प्ले देखने का या जिसमें थोड़ा सा जोड़ने का भी मौका मिला, वो था बेगम का तकिया, जिसमें कि रैना भाई पीरा की भूमिका करते थे। और यानी कि उसके पहले भी बहुत
नाटक देखे, अलकाजी साहब के प्लेस देखे, लुक बैक इन एंगर, कमाल की प्रोडक्शन। ऐसा प्रोडक्शन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। दांतोंस डेथ थोड़ा मुश्किल नाटक था जॉर्ज ब्यूक्सनर का, पर बहुत बढ़िया प्रोडक्शन था। बिच्छू, मॉलियर का प्ले, कमाल की कॉमेडी, यानी सारे नाटक ऐसे थे कि बहुत अच्छे थे। लेकिन जो बात बेगम का तकिया में थी वो कुछ अलग ही बात थी। यानी कि उस नाटक को, यानी क्या कहा जाए, वो एक लोक कथा जैसा भी उसमें प्रभाव, इफेक्ट था या असर था या लोक कथा का था, लेकिन एग्जैक्टली फोक स्टाइल में नहीं था। वो उस ईडियम में नहीं था, उस भाषा में नहीं था वो फोक की। वो जो है एक सूफी है, संत है, उसमें पीरा मीरा दो भाई हैं, उसमें कुछ फिलोसफिकल बातें हैं, पैसे को लेकर के, लालच को लेकर के, इन सब को लेकर के कमाल का प्ले। और ऐसा प्ले कि उसमें जो है, यानी कि हम लोगों ने, मैंने उस दिन बताया था इनके गीतांजलि के मेरा मंच में, कि हम लोगों ने मध्य प्रदेश का पूरा टूर किया था, एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने करवाया था, और गांवों में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। 10-10 हज़ार की ऑडियंस देखने आ रही है, और वो सब के सब गांव की ऑडियंस, शायद जिसने ज़िंदगी में पहली बार उस तरह का थिएटर देखा होगा, शायद हो सकता है उन्होंने अपने यहाँ कुछ फोक फॉर्म वगैरह देखी हुई हो या कुछ और देखा हुआ हो, रामलीला देखी हुई हो, लेकिन इस तरह का थिएटर, और उसकी भाषा भी जो थी, जो डायलॉग्स की भाषा थी, वो हरियाणा का एक डायलेक्ट था। उसके बावजूद अपनी कहानी में, अपने जिस डिज़ाइन में वो किया गया था, जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस थी, जो उसमें म्यूज़िक था, उन सब से वो और जो उसकी कहानी थी, इस तरीके से दर्शकों के साथ कनेक्ट करता था कि मैंने वो ज़िंदगी में पहला ऐसा नाटक देखा कि जिसमें उसी एक परफॉर्मेंस के अंदर ऑडियंस हंस भी रही है और ऑडियंस रो भी रही है। तो मुझे लगा कि यार, इस तरह का नाटक, इस तरह का जो थिएटर है, ये नई ऑडियंस बनाने वाला थिएटर है, ऑडियंस को जोड़ने वाला थिएटर है, ऑडियंस को भगाने वाला थिएटर नहीं है। और ठीक है, मानी, मैंने कहा ये नहीं कह रहे कि सारे नाटक बेगम का तकिया जैसे ही हों, लेकिन उस तरीके के नाटक जिसमें कि आप एक एकदम कॉमन आदमी तक भी पहुंच सकें, और जो आप एक इंटेलेक्चुअल तक भी उसको वो पहुंचे। इससे मुझे मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ। मुझे ज़िंदगी में कुछ मैंने 2 फिल्मों में काम किया कमल हसन जी के साथ। कमाल के अभिनेता हैं, दक्षिण भारत के बहुत बड़े स्टार तो हैं ही, पर एक्टर बहुत बड़े हैं वो। और मैंने जो काम किया वो एक्टिंग नहीं की थी उनके साथ, थोड़ा बहुत मैं लिखने में भी हाथ पांव मारता रहता हूँ। तो उसमें उनके जो पहली फिल्म जिसमें हेराम, जिसमें उनके साथ जुड़ा था, मनोहर श्याम जोशी जी ने उसके संवाद लिखे थे, और मैं बतौर हिंदी डायलॉग कोच उस फिल्म में जुड़ा था। और मुझे ये भी, क्योंकि जोशी जी चले गए थे अपने बेटे के पास न्यूयॉर्क 6 महीने के लिए, तो था कि वो तब तक ये मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह की सुविधा उतनी नहीं आई थी, तो था कि अगर वहाँ पे कुछ भी डायलॉग बदलने हैं या कुछ होना है तो मैं वहाँ पे रहूँगा। तो वो मुझे वो अधिकार दे के आए थे, और कमल हसन जी को बोल के आए थे कि, तो मैंने उस फिल्म के कुछ 30% डायलॉग लिखे भी अनऑफिशियली। ऑफिशियली मैं हिंदी डायलॉग कोच था और या डायरेक्टर था। और उनकी दूसरी फिल्म थी अगली, आला वंदान, या तमिल की हिंदी में अभय, उसके मैंने डायलॉग लिखे थे। तो जब ये हम लोग हेराम कर रहे थे, तो उसमें एक ऐसा कुछ पॉइंट आया, तो उस पर कुछ मुझसे बातचीत हो रही थी, तो वो बोले, मैंने कि तो सर बड़ा ऐसा आपने गूढ़ पॉइंट रखा है कि ये शायद आम दर्शक तक नहीं पहुंचेगा। अच्छा, वो बोलते थे कि मेरा सिनेमा आर्ट सिनेमा नहीं है, मैं पूरा का पूरा प्योर कॉमर्शियल सिनेमा बनाता हूँ, और मैं आम दर्शक तक जाना चाहता हूँ, वहाँ तक पहुँचता हूँ। जैसे मैंने एक बार कहा था उनसे कि सर ये तो आपकी आर्ट फिल्म है, तो वो बहुत गुस्सा हो गया कि डोंट कॉल इट आर्ट फिल्म। तो वो बोले कि देखिए अमिताभ जी, जो इसको समझ जाएगा उसकी अच्छी बात है, नहीं समझेगा तो इससे मेरी फिल्म में कोई फ़र्क खास नहीं पड़ने वाला है। तो बात वही कि बेगम का तकिया ऐसा नाटक था कि जो जो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं उनको वो अलग तरीके से छुएगा, और जो एक आम दर्शक है, ऑडियंस है, उसको अलग तरीके से छुएगा। तो इस तरह का थिएटर हो
जो कई लेवल्स पे काम करे। मुझे मालूम है कि ये कहना आसान है और करना उतना आसान नहीं है, पर मैं वही कहूँगा कि मैंने भी उनके रंजीत कपूर का मैं कई बार कई जगह पे उदाहरण देता हूँ, क्योंकि उनके कई नाटक मैंने देखे, काम करने का भी मौका मिला। कि उनका अगला ही नाटक इसके बाद था मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री एकदम अलग ज़मीन पे था। बेगम का तकिया जहाँ एक बहुत ही फोकिश टाइप का सा प्ले था, उस तरह की कहानी, परी कथा जैसी कहानी थी। वहीं पर ये जो मुख्यमंत्री था, हार्ड कोर पॉलिटिकल राजनीतिक नाटक, एकदम एक रियलिस्टिक शैली में किया गया नाटक। और जहां बेगम का तकिया ओपन एयर स्टेज पे किया गया था, एक पीपल का पेड़ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था। सॉरी भाइयों, मेरी चाय आ गई तो मैं चाय पीता रहूँगा, आप लोग अगर बुरा ना माने। आप लोग भी चाय पी सकते हैं अपने अपने घरों में, क्योंकि चाय का वक्त भी हो गया है ये। तो मुख्यमंत्री प्रोसीनियम स्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया प्ले था। और चलो भाई, सुषमा जी को मैंने रुला दिया, पता नहीं कैसे, तो खैर। तो वो भी कमाल का प्ले, ज़बरदस्त हिट प्ले। और बावजूद इसके कि वो एक यानी कहानी ये है कि भाई एक, जो हमारे आजकल बहुत हो रहा है कि एक प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्हीं के पार्टी के लोगों ने पास कर दिया है, और अब वो केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं। और ये नाटक जो है एक दिन का नाटक है, सुबह शुरू होता है, शाम को रात को ख़त्म होता है। और अगले दिन जो है हाई कमान दिल्ली से कोई कुछ लोग आएंगे, ऑब्जर्वर्स आएंगे, उनके सामने जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी बैठक होगी, और उसमें एक नया नेता चुना जाएगा जो कि अगला मुख्यमंत्री बनेगा। और वो उसमें ये जो जाने वाले केडी कौशल, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है, वो किस तरीके से पूरी मैनेवरिंग करते हैं कि सुबह स्थिति यह है कि मान लीजिए अगर 100 एमएलएज हैं तो उनके साथ 30 हैं, और उनके विरोध में जो लोग हैं वो 70 हैं। तो शाम तक स्थिति पलट जाती है कि उनके पास अब 70 हैं और विरोध में 30 हो गए हैं। ये नाटक है, लेकिन ऐसा वो जैसे कहते हैं ना, एक पॉलिटिकल थ्रिलर जैसा नाटक, कि जो आपको यानी कि पूरे टाइम बांधे रखता है, एक मज़ा आता है। और उसमें वही बात की, उस नाटक को मैंने देखा कि उसको हर तरह के दर्शक वर्ग पसंद करते थे। हाँ, वो गांव की ऑडियंस शायद उतना ना पसंद करती, लेकिन शहर में आप किसी भी शहर में जाके कर सकते हो उस नाटक को, और वो नाटक उतना ही जो है पॉपुलर हुआ, उतना ही हिट हुआ। और उनका अक्सर जो रंजीत कपूर के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े ही हिट और पॉपुलर नाटक करते हैं। कॉमेडीज भी उन्होंने बहुत की, लेकिन कभी वल्गैरिटी नहीं हुई। तो मतलब ये कि आप पॉपुलर थिएटर भी हो, ऐसा थिएटर भी हो कि जो लोगों को पसंद आए, लोग उसको लाइक करें, उसको एंजॉय करें, उसके साथ जुड़ें, और उनमें और नाटक देखने की ललक पैदा हो। लेकिन उसको पॉपुलर करने के लिए हम उसको उसको घटिया ना बना दें, जो कि कभी कभी एक बड़ा भारी खतरा रहता है, जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब हम दिल्ली में आए थे तो यहाँ पर एक किस्म का थिएटर बहुत पॉपुलर था, बहुत चलता था, और वहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस होती थी बजाय हमारे हिंदी थिएटर के ऑडियंस के। वो था सप्रू हाउस का थिएटर, या क्योंकि वो अक्सर पंजाबी भाषा में होता था तो इसलिए उसको, और सप्रू हाउस जो यहाँ पे एक मंडी हाउस में ही एक जगह है, एक बहुत बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है सप्रू हाउस की, वहाँ पे एक ऑडिटोरियम था और उसमें उनके नाटक अक्सर होते थे, तो इसलिए वो उसको सप्रू हाउस का थिएटर या पंजाबी थिएटर कहा जाने लगा था। जबकि पंजाबी थिएटर में बहुत अच्छा अच्छा काम भी हुआ है, बहुत अच्छे लोगों ने काम किया है, लेकिन उस वक्त इसके लिए ये नाम चलता था, जिसमें कि द्विअर्थी संवाद होते थे, डबल मीनिंग वाले डायलॉग और इस तरह की चीज़ें होती थी। तो हमें पॉपुलर करते वक्त इन सारे खतरों से बचना होगा। उसमें जो उसकी जो एक आर्टिस्टिक क्वालिटी है, एक कलात्मक जो बात है वो भी रहनी चाहिए, उसके अंदर एक बौद्धिकता की बात भी रहनी चाहिए। और लेकिन वो कहीं पर सारे ऑडियंस के हर यानी कि हर तबके, हर तरह की ऑडियंस के साथ जुड़ने का भी उसके अंदर एक गुण होना चाहिए, जिसके साथ वो जुड़ सके।
फिर वही बात कि हर एक को अपने किस्म का थिएटर करने की पूरी आज़ादी है। ये मेरे कुछ ख्याल हैं, विचार हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जैसे उस दिन रैना भाई का मैं सुन रहा था, उन्होंने एक जो बहुत बढ़िया बात कही थी कि जो आपकी जो ज़ुबान है वो ज़मीन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपकी ज़मीन से जुड़ी हुई ज़ुबान हो, सोशली रेलिवेंट हो। नाटक आपका जो है वो आपके जो भी सामाजिक मुद्दे हैं या जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी समस्याएं हैं, उन सबको वो उन सब के साथ वो डील करे, उनकी बात करे वो। तो ये और इसमें आप तरह तरह के, यानी किसी भी फॉर्म का, किसी भी शैली में वो नाटक किया जा सकता है। वो नहीं कि ज़रूरी नहीं कि वो प्रोसीनियम का ही थिएटर हो, वो फोक थिएटर में भी हो सकता है, वो स्ट्रीट थिएटर में भी हो सकता है, वो ओपन एयर का हो सकता है, किसी भी तरह का थिएटर हो सकता है। लेकिन हाँ, उसकी ये कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं कि जो मुझे लगता है कि उसकी एक तो ज़ुबान जो है वो बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा था, कि फिर से रिपीट करूँगा कि ज़ुबानी ज़मीनी भाषा हो, सोशली रेलिवेंट हो, और वो जो है हर तरह के तबके के साथ जोड़ने का, केटर करने का, हर तक पहुंचने का उसमें एक प्रयास हो। और यानी कि मेरा एक और मानना है कि कहीं पे कोई भी नाटक जो है, कई बार लोग कहते हैं कि यार मैं राजनीति में विश्वास नहीं करता। राजनीति एक अलग चीज़ है। हम शायद राजनीति करना चाहते भी नहीं, कर सकते भी नहीं। हम थिएटर के लोग हैं, हमारा थिएटर ही हमारा काम धंधा है, व्यवसाय है। जो इनका काम है राजनीति करना, वो राजनीति करें। लेकिन आप कुछ भी करें, यानी कि थिएटर या कोई भी चीज़ है, कोई भी आर्ट फॉर्म है, वो कोई ना कोई उसमें एक राजनीतिक विचारधारा जुड़ी होती है। वो कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आप एक ही तरह की विचारधारा का काम करें, लेकिन वो रहती है। और मेरे ख्याल से हमें उसके लिए भी अवेयर होना चाहिए। प्रोपोगंडा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। प्रोपोगंडा जो है वो बहुत ही थिएटर का बहुत ही खराब रूप है। प्रोपोगंडा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, उसमें इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि हों। जैसे कि मुझे, जब मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल, तो मुझे बार बार पता नहीं क्यों डारियो फो याद आते हैं, जो कि इटली के नाटककार थे। और उनके बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल नाटक होते हैं, फार्स होता है, पॉलिटिकल फार्स लिखते हैं वो। और कमाल का, यानी कि वो खुद कमाल के नाटककार भी थे, कमाल के अभिनेता भी थे, वो भी, उनकी पत्नी भी। और उनके कुछ एक नाटक तो बहुत चर्चित हुए हैं, बहुत हुए हैं। पर मैं देखता हूँ कि अक्सर होता यह है कि जब उनका नाटक हो रहा होता है या किया जा रहा होता है, तो कई बार उसका जो शायद या तो डायरेक्टर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, या अपनी मजबूरियां, या उसकी अपनी जो लिमिटेशंस हैं डायरेक्टर की, कि अक्सर वो एक कॉमेडी नाटक बन के रह जाता है, पॉलिटिकल फार्स नहीं रह जाता है। पर ठीक है, ये तो उस डायरेक्टर के साथ की बात है। अब जो मैं जिस पे बात देखते से, मेरा ये आखिरी पॉइंट है, वो ये है कि उन्होंने, रैना भाई ने कहा कि रंजीत प्ले हैव ए क्वालिटी ऑफ कनेक्टिंग विद द ऑडियंस, ही नोज वेरी वेल हिज ऑडियंस। खैर, एक तो उसकी वजह ये शायद है कि क्योंकि उनका जो अपना बैकग्राउंड था वो पारसी थिएटर, उनके पिताजी की पारसी थिएटर कंपनी थी। तो जो होता ना कि पारसी थिएटर में ऑडियंस की नब्ज को पकड़ने का तरीका उन्हें मालूम था, तो रंजीत भाई को भी वो टोटका या वो तरीका मालूम है। पर उसके साथ उनके, यानी कि थिएटर में कभी बातचीत कभी अलग से की जा सकती है, बहुत लंबी बातचीत हो सकती है उनके काम को लेकर के भी, उसका एक अलग से एनालिसिस किया जा सकता है। लेकिन हाँ, जो कुछ, जो मैं एक बात अभी कहना चाहूँगा रैना भाई के, इसको पोस्ट को पढ़ के मुझे ध्यान आया कि एक तो उनके नाटक अक्सर, मैंने देखा, उनकी कोशिश होती है कि वो कंटेंट के लेवल के साथ साथ एक इमोशनल लेवल पे भी ऑडियंस के साथ जुड़ते हैं, कोशिश करते हैं कैसे मैं ऑडियंस के साथ एक इमोशनल लेवल पे भी जुड़ूं, उसे उस पे भी जो उसको छूऊं। और दूसरे जो है वो उनके पास ज़ुबान कमाल की है, उनके पास कमाल की लैंग्वेज है। और उन्होंने कई ऐसे नाटक जो कि किसी और नाटककार ने लिखे थे, उसको उन्होंने बाद में थोड़ा ठीक ठाक किया, उसको उन्होंने कमाल का नाटक बना दिया। उनको नाटक के क्राफ्ट की बहुत अच्छी समझ है और भाषा बहुत अच्छी उनके पास है। तो जो वो भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो भाषा भी ऐसी होती है कि जो
हर किसी तक पहुंच सकती है और बहुत खूबसूरत भाषा है उनकी। बड़ा उसमें ड्रामेटिक वो भी है, उसमें एक मज़ा भी होता है, जैसे कहते हैं जुमलेबाजी भी होती है, चुटकुलेबाजी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उस लेवल पे भी जोड़ते हैं, लेवल पे भी उस स्तर पे भी जोड़ते हैं। तो उसमें जो है एंटरटेनमेंट भी होता है, इमोशनल एंगल भी होता है। कई बार वो उसके साथ कुछ गंभीर बात करने की भी करते हैं। अक्सर उन्होंने पीछे बहुत सारी कॉमेडीज़ की, लेकिन बहुत अच्छी कॉमेडीज़ की। तो इनका लेकिन उनका अपना थिएटर पॉपुलर होता है, उनका थिएटर, इसमें कोई शक नहीं। ये मैंने अपने अनुभव से देखा है कि अगर हमने कहीं पर नाटक के साथ लग गया कि रंजीत कपूर का नाम आ गया है, तो ऑडियंस पता नहीं कहाँ से पहुँच जाती है थिएटर हॉल में। तो ये उनका अपना एक उनका जादू है। जो बात मैं कह रहा था कि टिकट की कि ऑडियंस हमें चाहिए है, बिल्कुल चाहिए, बहुत सारी ऑडियंस चाहिए कि ऑडियंस के बिना, यानी जो मैंने शुरू में कहा था कि एक्टर और ऑडियंस, इन्हीं दो का मुख्यतः खेल है थिएटर में। पर अभी जो है, यानी कि जो ये भी मेरे इलाहाबाद के ही जुड़े हुए अनुभवों से बात है कि जहाँ पे था कि हमें टिकट खरीद के नाटक देखने वाली ऑडियंस चाहिए है। हमें दर्शकों में ऐसा संस्कार पैदा करना है कि वो खुद आएँ हॉल पे और टिकट खरीदें और नाटक देखें। क्योंकि बताते तो उस ज़माने में, जब मैंने 72 में थिएटर करना शुरू किया इलाहाबाद में, कि अगर उनको हम ऑडियंस को पास भी दे करके आते कि भैया ये नाटक का पास है, हमारा हमारा नाटक देखने आओ, तो शुरू में ये हाल था कि लोग तब भी नाटक देखने नहीं आते थे। और अगर आते भी थे तो जैसे आप पर एहसान करते थे कि भाई चलो तुम्हारा नाटक देखने आ गए हम। तो हमें थिएटर को, यानी कि उस स्थिति से निकल गया, खैर वो ज़माना चला गया है। और एक पूरे बीच में पूरी एक मशक्क़त की गई थी कि ऑडियंस जो है टिकट खरीद के ही नाटक देखे। एनएसडी में भी हम आए तब भी ये था कि टिकट पे ही, चाहे कोई भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी का भी नाटक हो, वो नाटक हो, वो टिकट खरीद के ही ऑडियंस को आना पड़ता था। हम लोग स्टूडेंट थे, हम लोग को सिर्फ 2 सीट मिलती थी किसी भी एक नाटक की, उसके अलावा नहीं मिलती थी। चाहे हमारे कितने भी दोस्त यहाँ पर हों, रिश्तेदार हों, नहीं मिलता था कि आपको अब खरीदना है, आप चाहिए वो नाटक देखना है, आप टिकट खरीदिए। तो ये जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैंने इसकी बात भी कुछ एक मंचों पे अलग अलग मौके पे की है कि मुझे बड़ा कई बार अफसोस होता है कि धीरे धीरे ये प्रैक्टिस ख़त्म होती जा रही है। कुछ खत्म होने की वजह है कि जो हमारा ग्रांट वाला थिएटर शुरू हुआ, मुझे पता नहीं उनकी ऐसी, क्योंकि हमने नहीं किया कभी भी ग्रांट लेके थिएटर, ना कभी कोई ग्रांट ली है, तो मुझे नहीं मालूम कि उसमें ऐसी कोई शर्त होती है कि आपको जो नाटक करना है वो फ्री में करना है, कि टिकट बिना खरीदे दर्शक देखने आए। तो अगर ये शर्त है तो इसके लिए हमें लड़ना चाहिए सरकार से कि नहीं भाई, हम चाहेंगे कि चाहे हमारे नाटक का टिकट 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया ही हो, लेकिन एक मिनिमम टिकट हो, पैसा हो, जिसको कि खरीद के आपको नाटक आके देखने को मिलेगा। जिससे कि आपको एक तो आप ऑडियंस में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आए कि साहब हम ये इसलिए फ्री में नहीं जा रहे हैं, हमने इतने पैसे खर्च किए हैं और इसलिए हम यहाँ पर जा रहे हैं इस चीज़ को देखने के लिए। और थिएटर करने वाले को भी महसूस हो कि हमने इस आदमी से इनसे इतने पैसे लिए हुए हैं, तो हमारा भी दायित्व है कि हम इनके इनके को जो है अच्छा एक काम करके दिखाएं। सस्ता काम नहीं, अच्छा काम करके दिखाएं। दूसरी चीज़ कि यानी कि जो वही विचार आते जाते रहते हैं कि जो थिएटर की इकोनॉमिक्स है, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे, जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो ये, यानी कि कई लोग हैं जो बहुत अच्छे से, जिनको रेपेटरी ग्रांट मिल रही है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि ऐसे भी लोगों की संख्या कम नहीं है जो इस तरह की जो सरकार से सुविधा मिल रही है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। वो झूठे नामों पर रेपेटरी ग्रांट ली जा रही है, वो पैसा लिया जा रहा है, रेपेटरी एग्जिस्ट करती नहीं है। कई जगह पे एक ही घर में, एक ही एड्रेस पे 3-3 रेपेटरी चलती रहती हैं। तो इस तरह की धांधलियां भी हो रही हैं और कितनी कोशिशों के बावजूद वो धांधलियां पकड़ी नहीं जा रही हैं। तो
हमें जो है, एक तो ये इस ग्रांट का नुकसान है, दूसरे जो प्रोडक्शन ग्रांट का भी, मैं यानी कि कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कईयों ने बहुत अच्छे जो मिलती है प्रोडक्शन ग्रांट, उससे बहुत अच्छे प्रोडक्शंस किए हैं, पर ऐसे भी कई उदाहरण मिलते हैं जहां पर कि मुझे बताया था किसी ने मध्य प्रदेश में, बोले कि पूरा एक ऐसा रैकेट है कि वो 3 लोग जो है वो अलग अलग शहरों से, अलग अलग ग्रुप से एक ही नाटक के नाम की ग्रांट ग्रांट ले लेंगे, प्रोडक्शन ग्रांट ले लेंगे गवर्नमेंट से, और फिर एक नाटक होगा, और वो तीनों के तीनों लोग उसको वहां पर जो उनको जमा कराना होता है डॉक्यूमेंट्स के नाम पर, वो जमा करा करके, तो इस तरह की जो धांधलियां हो रही हैं ये थिएटर को नुकसान पहुंचा रही हैं। इससे जो है, यानी कि जो गंभीर किस्म का अच्छा काम कर रहे हैं उनको तो नुकसान पहुंच ही रहा है, और कई लोगों का इस पे से विश्वास भी उठ रहा है। और मैंने ये बात पहले भी कही थी कि मेरा अपना मानना है, मेरे अपनी सोच है, वही विजन में आता है कि नहीं आता मुझे नहीं पता, कि हमें जो है, अगर बजाय सरकार इतने पैसे, जो ठीक है जो जेन्युइन केसेस हैं उनको हेल्प करे, लेकिन उसके बदले में अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करे थिएटर वालों को, कि हमें सस्ते हॉल मिले। मुझे पता नहीं जम्मू में क्या स्थिति है या बाकी जगहों पर है क्या स्थिति है, दिल्ली का मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली में आज की तारीख में आपको हॉल लेकर के बुक करके नाटक करना आपके लिए असंभव सा है, जब तक कि आपके पास ग्रांट ना हो या कोई और किस्म की आपके पास स्पॉन्सरशिप ना हो। 80,000 रुपया, 1 लाख रुपया हॉल का किराया है, और वो भी सिर्फ 2 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक के लिए। पहले आपको रिहर्सल के लिए एक दिन हॉल सस्ते में मिलता था, वो सब खत्म हो गया है। अगर आपने 4 दिन के लिए हॉल बुक किया, मतलब 4 लाख रुपए तो आपका खर्चा ये हुआ ही, और उसमें अगर आपका सेट लगा रहा, क्योंकि आप 4 दिन शो करेंगे तो थोड़ी कि आप सेट हटा देंगे रोज, तो उसका आपको अलग देना पड़ेगा पैसा, कि साहब आपका सेट लगा रहा तो हम दिन के वक्त इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए अपने स्टेज का, अपने हॉल का, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा। तो यार ऐसे में कौन आदमी थिएटर कर सकता है? अगर ऐसे में सरकार हम लोगों को, जो थिएटर करने वाले लोग हैं, उनको ऐसे हॉल प्रोवाइड कराए जो कि हमें बहुत सस्ते में 10,000 12,000 रुपए में हॉल मिल जाए, यहाँ पे कि हम नाटक करें, और हमको आप ग्रांट मत दीजिए। यानी मेरा मानना है, भैया मेरे को माफ कर दें लोग, क्योंकि होता कुछ लोग नाराज हो कि क्या बात कर रहे हैं, ग्रांट मत दीजिए। यानी कि एक एग्जाम्पल है इसका, कि दिल्ली में श्रीराम सेंटर ने एक बेसमेंट शुरू किया था 80s में, बहुत सस्ते मिलता था वो, और उसने दिल्ली के थिएटर को ऐसा बूस्ट किया था। उस जमाने में तो कोई प्रोडक्शन ग्रांट वगैरह, रेपेटरी ग्रांट वगैरह का इस तरह से नाम था ही नहीं, उसके बावजूद जितना ज्यादा थिएटर दिल्ली में होना शुरू हुआ था, अभी भी हो रहा है, लेकिन अब वो बात नहीं है जो कि, तो सरकार को चाहिए कि वो हमें रिहर्सल स्पेसेस, जो हमेशा के लोगों की दिक्कत होती है, कुछ वो प्रोवाइड कराए, कुछ इस तरह के ऑडिटोरियम्स प्रोवाइड कराए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, और जहाँ पर कि ये नियम हो कि आपको टिकट ही बेचना होगा, चाहे आप बहुत महंगा टिकट मत रखिए, आप एक नॉमिनल सा टिकट रखिए। और एंटरटेनमेंट टैक्स वाला एक मुद्दा है, उसकी बात की जा सकती है अलग से। तो उन सब चीज़ों को लेकर के, जिससे कि थिएटर खूब हो, अच्छा थिएटर हो, अच्छे ऑडियंस बने, और वो ऐसा हो कि जिससे हमको, हम वहीं से पैसे देने की, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसे नहीं मिलने चाहिए, मैं भी थिएटर कर रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि जब मैं प्ले में काम करूँ तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे मिले। और जो भी कर रहे हैं, चाहे वो एक्टर हो, चाहे बैक स्टेज वर्कर हो, चाहे डायरेक्टर हो, जो भी लोग हैं उन सबको पैसे मिलने चाहिए, और एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट मिलना चाहिए। लेकिन हमें उसके तरीके तलाश करने होंगे, कुछ और चीज़ें हमें ढूंढनी होंगी, जिससे कि हम उन रास्तों तक पहुंच पाएं। यानी कि मुझे बड़ा अफसोस होता है, यहाँ पर साहित्य कला परिषद है दिल्ली में, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत बढ़िया सरकारी संस्था है, दिल्ली सरकार की संस्था है। वो नाटक करते हैं फ्री में। वहाँ पे ये हाल होता है कि अगर आप जाएंगे तो, शायद मुझे याद नहीं, शायद 500 के आसपास कैपेसिटी है श्री राम सेंटर की, अगर आप समय से नहीं पहुंचे तो आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। दर्शक है इसका मतलब हमारे पास दर्शक हैं, पर उनको हम लोग, ये क्या बात है, वाह वाह, हमारे अशोक सागर भगत जी भी आ गए, और लवलीन मिश्रा भी हैं। खैर,
तो यानी कि हम उनकी आदतें बिगाड़ रहे हैं। हम उनको ये फ्री में नाटक दिखा दिखा करके, अगर उनको फ्री में नाटक देखने की आदत पड़ेगी तो फिर टिकट खरीद के नाटक सिर्फ वही आएंगे जहाँ पे कि या तो हमारे फिल्मों और टेलीविजन के बड़े बड़े स्टार्स होंगे। उनको लेके भी एक थिएटर करने का एक पूरे स्टाइल चालू हुई है, जिसमें कि लोग बुक माई शो पे टिकट बेचते हैं और टिकट वो खूब बिकते हैं, धड़ल्ले से बिकते हैं। लेकिन वो एक अलग किस्म की ऑडियंस होती है जो उस तरह का थिएटर देखने जाती है, जो वो 1000, 2000, 5000 के टिकट अफोर्ड कर सकती है। मुग़ल आज़म आया था अभी कुछ साल पहले, नाटक, फिल्म नहीं, फिरोज़ खान का नाटक, आप सबने शायद सुना होगा, जाना होगा उसके बारे में। उसका शायद सबसे जो सस्ता टिकट था वो मेरे ख्याल से 600 या 1000 रुपये का टिकट था, और जो था बाकी टिकट थे वो 15,000, 20,000 रुपये तक के टिकट थे। तो वो एक अलग किस्म का थिएटर, भाई थिएटर देखिए, थिएटर वो भी है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं, उसको हम मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो भी एक थिएटर का स्टाइल है। लेकिन इस तरह के भी थिएटर को सरवाइव करने का मौका मिले, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे कि हमारे पास ठीक है उस तरह के स्टार्स नहीं हैं हम, लेकिन हम काम उतना ही अच्छा कर रहे हैं जितना अच्छा काम वो कर रहे हैं। और हम भी, हमारे भी दर्शक जो है वो टिकट खरीद करके देखने के लिए नाटक देखने आए, तभी हमारा जो है थिएटर अपने पैरों पे खुद खड़ा हो पाएगा। यानी हम कहीं भी देख लें दुनिया में, या हिंदुस्तान के कई एग्जाम्पल हैं, महाराष्ट्र का है, बंगाल का है, जहाँ पे कि लोग टिकट खरीद के ही नाटक देखते हैं। पर हमने इधर अपने खासतौर से हिंदी क्षेत्र में इस प्रथा को तो पहले कोशिश की थी, लेकिन अब धीरे धीरे ख़त्म कर दिया है। तो मेरे ये ही कुछ मुद्दे थे। अब मुझे पता नहीं कि मेरे इन मुद्दों से कोई मेरा विजन थिएटर का नज़र आता है कि नहीं आता है, लेकिन ये मेरी सोच है कि एक तो थिएटर ऐसा हो जिसमें कि नहीं कि एक तो अच्छा थिएटर हो, बढ़िया थिएटर हो, मज़ेदार थिएटर हो, जिसमें अभिनेता जो है उसका महत्व कम ना हो, उसको भी उतना ही महत्व मिले जितना बाकी चीज़ों में मिलता है, उससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए। ऑडियंस हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास ऑडियंस की संख्या बढ़नी चाहिए, ताकि हम नाटकों के शोज़ ज़्यादा कर सकें, तभी जो है उसका कुछ हिसाब किताब बैठ पाएगा। और तीसरी चीज़ जो है कि ये कुछ इसकी थिएटर की इकोनॉमिक्स पे काम किया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए। अब अगर कोई सवाल है तो मुझे बताया जाए। दुर्गा शर्मा कुछ कह रही हैं, स्टेट रेपेट्री बने तो आपको क्या लगता है कुछ फ़ायदा हो सकता है एक्टर को? देखिए बिल्कुल दुर्गा जी, आप जो कह रही हैं कि स्टेट रेपेट्री बने तो बिल्कुल क्यों नहीं फ़ायदा होगा, एक्टर को भी फ़ायदा होगा, थिएटर को भी फ़ायदा होगा। लेकिन रेपेट्री का साथ जो एक मसला, जो एक समस्या है, इसे हमें भी इसको भी सोचना होगा, उसको कैसे टैकल करेंगे मुझे अभी पता नहीं ऑफ हैंड। कि जैसे एनएसडी रेपेट्री कंपनी है, यहाँ पर 6 साल की एक बंदिश है, मियाद है कि मैक्सिमम एक अभिनेता यहाँ पर 6 साल तक ही काम कर सकता है, उसके बाद उसे अपना रास्ता खुद तलाशना होगा। उसकी एक यहाँ पे ग्राउंडिंग बना दी जाती है। पर जैसे कि भारत भवन में एक रंगमंडल बना और उसमें जो भी कलाकार थे वो परमानेंट कलाकार थे, बाद में बहुत झगड़े हुए उसको लेकर के। या रंगायन है मैसूर में, कर्नाटक स्टेट का रंगमंडल बना, वहाँ पर भी जो है सब लोग परमानेंट लोग हैं। अब आप परमानेंट लोग हैं तो उसमें तो नए लोगों के अगर आने की गुंजाइश कम हो जाती है कि भाई नहीं, अगर वही लोग एक बार चुन लिए गए और वो 30 साल तक वही लोग रहेंगे, तो बाकी लोग 30 साल तक जो नए हमारे युवा अभिनेता अभिनेत्री आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे। दूसरे क्या होता है कि आप जब एक जगह होता है कि आपके कहीं पे आप वो सरकारी नौकरी सी बन जाती है, आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं। तो अगर कहीं पे भी, लेकिन ये भी ना हो कि जो एक बड़ा भारी खतरा रहता है कि जहाँ पे पता है कि 6 साल तक ही रहना है और हर साल या 2 साल पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना है, तो वहाँ पे वो जो एक इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है एक्टर के अंदर। मेरे ख्याल से इसको होना चाहिए कि ठीक है, किसी का को ट्राई करना है, उसको आप 1 साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दीजिए और उसके बाद सीधे उसको 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, जिससे कि वो उसका से एक सिक्योरिटी हो कि ठीक है भाई 4 साल तक तो मैं यहाँ पर हूँ, और उसको जो है वो अच्छे से काम करने का मौका, वहाँ पे ग्रो करने का मौका मिले। तो ये पॉसिबल है, एक तरीका हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक यही जवाब है ये नहीं, हाँ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि रेपेट्री कंपनी होना वो अक्सर वो गवर्नमेंट की हो जाएगी, सरकारी हो जाएगी।
जो थिएटर ग्रुप्स हैं, जैसे हमारा संभव थिएटर ग्रुप है या नटरंग जो जम्मू में है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह के थिएटर ग्रुप्स हैं, इनका अपना काम करने का तरीका है और इनका अपना स्टाइल है, तो उनके काम को वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए उस स्टेट रेपेट्री को। थैंक यू पार्थो जी, आपने कहा कि मेरा विजन जड़ मजबूत करने के बारे में है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं तो बहुत नर्वस रहा हूँ, आज सुबह से, आज कल से ही नर्वस हूँ कि मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास क्या विजन है भी कि नहीं है, क्या होता है विजन, मैं कह नहीं सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं यही बोलता हूँ। रैना भाई कह रहे हैं व्हाट यू सेड इज द नीड ऑफ थिएटर टुडे, योर विजन इज एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक बॉबी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर एंडोर्सिंग माय व्यूज़। आपकी ये तारीफ मेरे लिए बहुत मायने रखती है, ये बात आप भी जानते हैं। बीच में एक साहब ने सवाल पूछा था, अगर इन्होंने, मुझे पता नहीं, नीरज जी आपने कुछ भेजा है, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे सवाल? मैं देखता हूँ, कुछ आया तो है ये। जयदीप दुबे जी का सवाल है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टर्स प्ले एंड एक्टर्स प्ले? नाउ अ डेज डायरेक्टर्स आर डोमिनेटिंग द प्लेज, इज इट राइट? देखिए जग एक सेकेंड, क्या हुआ इसको? वैसे तुम ठीक रहो। पता नहीं, ये फ़ोन भी जो है ना कई बार ऐसे ऐसे खेल करता है। जयदीप जी या जगदीप जी, मुझे नाम इसमें देखने की कोशिश कर रहा था। राजन भाई नमस्कार, अरे वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। तो क्या है कि आज का जो थिएटर है वो थिएटर, जगदीप जगदीप जी, जो आज का जो थिएटर है वो बहुत बदल गया है। यानी कि बदल गया इन द सेंस कि उसमें डायरेक्टर का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल है जितना एक अभिनेता का होता है। एक अभिनेता मतलब अभिनेताओं के एक समूह का रोल होता है। और मेरे हिसाब से हर एक नाटक, डायरेक्टर का भी नाटक होता है, पर फाइनली वो अभिनेताओं का ही नाटक बन जाता है, क्योंकि डायरेक्टर जो भी करवाता है वो उन अभिनेताओं से, जो भी उसके विचार है, जो भी उसकी सोच है, जो उसके ख्यालात हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो उसकी इंटरप्रिटेशन है उस टेक्स्ट को लेकर के, वो उन अभिनेताओं के माध्यम से और उनके साथ बातचीत करके, इंटरेक्ट करके, जैसे भी वो करता है। और तो इसलिए जो है वो डायरेक्टर का भी उतना ही नाटक होता है और एक्टर का भी उतना ही नाटक होता है। पर कभी कभी इसमें इसके अपवाद भी होते हैं, जिसे कहते हैं। अ, जैसे मुझे याद है बहुत साल पहले हमने बैरी जॉन का एक नाटक देखा था दिल्ली में ही, श्री राम सेक्टर बेसमेंट में नाटक देखा था। बहुत कमाल का प्रोडक्शन था। अभी नाम, उम्र हो गई ना, याददाश्त भी कमज़ोर हो रही है, अभी नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसमें जो है, उस नाटक में एक तो उन्होंने कर्टेन्स बहुत यूज़ किए थे, कुर्सियाँ यूज़ की थी, और वो बहुत ज़्यादा एक फॉर्म के अंदर वो नाटक किया गया था, इंग्लिश में था। और बाद में मेरी बात जब हुई बैरी जॉन से, तो बोले कि इस नाटक के करते वक्त उनके जो पुराने कुछ काफ़ी सारे एक्टर्स थे वो एक साथ कहीं और बिजी हो गए थे या नहीं थे अवेलेबल, तो कई सारे उन्होंने उन्होंने नए लोगों को लेके ये नाटक किया। और ये नए लोग उस तरह की उनके अंदर वो काबिलियत, उनको लगा कि भी वो उतना परिपक्व एक्टर नहीं हो पाए हैं, तो उन्होंने जो है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया कि जिसमें एक्टर्स को उन्होंने यूज़ किया। पर बोले कि मैं खुद इस तरह के थिएटर को एंडोर्स नहीं करता हूँ कि इस तरह का थिएटर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी आप ऐसा करते हैं तो होता है। लेकिन थिएटर से मैंने कहा कि वो एक्टर का भी है, डायरेक्टर, दोनों का ही माध्यम है अब तो। और कई बार तो उसमें डिज़ाइनर्स भी है, शामिल हो जाते हैं। ये रैना भाई का एक है कि कुछ डायरेक्टर सेट डिज़ाइनिंग और लाइट्स पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं बजाय कलाकारों के अभिनय और प्रस्तुति पर। ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ रैना भाई इस बात के ऊपर। और
इसको तो शायद हम लोगों ने कभी कभी महसूस भी किया है और शायद बातचीत भी ज़रूर हुई है इसके बारे में। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, सेट भी आज की तारीख में ज़रूरी है। अगर ज़रूरत है तो नाटक में सेट की ज़रूरत है तो सेट भी ज़रूरी है, कॉस्ट्यूम भी ज़रूरी है अगर ज़रूरत है, लाइटिंग भी ज़रूरी है। वो अलग बात है कि अंकुर जी जो थिएटर करते हैं उसमें अक्सर सेट गायब होता है, कॉस्ट्यूम गायब होती है, प्रॉप्स गायब होती हैं। पर ठीक है, नाटक होता है, लेकिन ये भी एसेंशियल चीज़ें हैं और इनका उसी तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए कि वो नाटक के लिए जितना ज़रूरी हो, जितना जो उसके कथ्य है, जो बात कहना चाह रहे हैं उसके द्वारा वो संप्रेषित हो और उसको वो और एक कंप्लीट प्रोडक्शन में तब्दील करे। मैं आपके साथ सहमत हूँ। Loveleen Mishra कहें thank you Loveleen for continuing to be a theatre loyalist through all times and adapting so many plays so well. Thank you very much. आपने मेरी तारीफ की, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आप लोग आए, सबके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। उसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फिर से एक बार बलवंत ठाकुर जी का और नटरंग की टीम का, नीरज का, यासीन का, इन सब लोगों का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और वही बात है कि मुझे पता नहीं मेरा ये विज़न कितना आप लोगों को लगा कि आप लोगों ने यही एक्सपेक्ट किया था मुझसे कि नहीं, लेकिन यही मुझे मेरे पास है जो मैंने आपके सामने कहा। थैंक यू बलवंत, थैंक यू वेरी मच।